गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? आज से फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। आज से पर डे फिजिक्स का एक वीडियो और मैथ या अदर कोई सब्जेक्ट का और कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो? पढ़ाई सब मस्त चल रही है ना? अब मैं अपना क्रैश कोर्स जो है 10th का फ्री क्रैश कोर्स अब टाइमली पर डे 1-2 वीडियो बनाते हुए डालूँगा, जिसमें कि ताकि 10th का जो फ्री क्रैश कोर्स है दिसंबर होते होते पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए और जनवरी में फुल टेस्ट, सजेशन और भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो उस टाइप का प्रैक्टिस कराएंगे रिपीट फायर में, ताकि एग्ज़ाम तक पूरी तरह से एकदम प्रिपेयर्ड हो जाए। 100% प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम में जाओ, कोई बिना भय के। इस टाइप का माहौल बना देंगे, इस टाइप का टेस्ट लिया जाएगा ताकि वहाँ जाने पे फील नहीं होगा, कभी नहीं भय लगे अच्छा किस टाइप का 3 घंटा टेस्ट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ ही पर मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ ही फुल टेस्ट 2-3 टेस्ट लिया जाएगा। फुल टेस्ट 3-3 घंटा टाइम दिया जाएगा, सिस्टमेटिक रूप से अरेंज करके बैठाया जाएगा ताकि चीटिंग ना कर पाए। पूरी तरह से एग्ज़ाम हॉल वाला फीलिंग दिलाएंगे तुम सबको, ताकि वहाँ जाके ऐसा लगे कि ना ये तो हम नॉर्मल है, ये तो एग्ज़ाम पहले दे चुके हैं ऐसा। ठीक है, ओके, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स। ये मेरा थंबनेल है जो कि दिखेगा। इसमें 10th का क्रैश कोर्स जो है फुली फ्री है। 10th का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1 है। ठीक, यदि चाहते हैं कि ऑफलाइन भी पढ़ने के लिए आएँ, यानी मेरे सेंटर पे पढ़ने के लिए आना है, मेरे घर पे ही पढ़ाता हूँ मैं। इसका एड्रेस है चंदनपुरा दुर्गा मंदिर के निकट। मोबाइल नंबर से यदि नहीं पता है मोबाइल नंबर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। एड्रेस लखीसराय। इसीलिए इसमें हम ये जो 90% लिखे हैं इसका गारंटी है कि जिस टाइप से हम बोलेंगे, जिस टाइप से जो गाइडेंस देंगे, जैसे जैसे स्ट्रेटजी बताए उसको फॉलो करते जाना, तो बहुत ईजी है कि इतना आराम से नंबर आ जाएगा। सुबह 6 बजे से 7 बजे 9th का क्लास है, टाइमिंग 1 घंटा। और 10th का क्रैश कोर्स का टाइमिंग है 7 बजे से 8 बजे। यदि फ्री रहता हूँ 8:30 तक ही पढ़ाता हूँ। जब फ्री रहे उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दे मैं पढ़ाता हूँ। इसीलिए जो चाह रहा है कि पढ़ने के लिए आए, देखे कैसे 9th में। 10th का तो क्रैश कोर्स में कम टाइम है, इसीलिए 9th में हम एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ही पढ़ाएंगे। आके एक बार ज़रूर देखिए क्या है, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ ज़रूर बेहतर मिलेगा औरों से। इसीलिए 9th का क्लास ज़रूर आएँ सुबह 6 से 7 में पढ़ने के लिए। और यदि इंग्लिश चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए आऊँ, तो इंग्लिश आप आ सकते हैं। शाम का टाइम है, अभी थोड़ा दिक्कत हो रही है, शाम में जल्दी हो जाता है। 5 बजे से 6 बजे PM, यानी 5 से 6 शाम में आप आ सकते हैं पढ़ने के लिए। फिर से टाइमिंग मैं बता देता हूँ अलग पेज में। ठीक, यही है। पहला है दर्पण, इसको पढ़ना। इसे फिर से रिपीट करता हूँ। मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर का टाइमिंग है सुबह 6 से 7 बजे AM में। ठीक, ये है 9th क्लास का। ठीक, अभी जो 8 में है 9 में आने वाले हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, ताकि 1 महीना आपको एकदम स्लोली पे बैक वाला भी कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए सुबह 6 से 7 AM में 9th का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। फिर सुबह मॉर्निंग में ही सुबह में 7 से 8 AM है 10th का क्रैश कोर्स जो है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद तो मैं 8 बजे से रेडी होके मैं अपना ड्यूटी चल जाता हूँ। 8 से 8:30 में 9 साढ़े 8 में निकल जाता हूँ, आधा घंटा रेडी होके। उसके बाद जब 5 बजे आता हूँ, फिर 5 से मेरा टाइमिंग है 5 से 6, जिसमें मैं इंग्लिश स्पेशल में पढ़ाता हूँ, जिसमें कि बेसिक से, ऐसा ना क्रैश कोर्स की तरह, बेसिक से आपको जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ग्रामर ख़त्म करेंगे, फिर करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ख़त्म करूँगा। साथ साथ बुक का रीडिंग,
तो बुक की रीडिंग बहुत सारे बच्चे बुक का रीडिंग नहीं कर पाते हैं, बुक को समझ नहीं पाते। उसके लिए सेवन्थ क्लास का इंग्लिश बुक से स्टार्ट करेंगे ताकि उसमें इजी हो, समझने में आसान हो। 7th क्लास के इंग्लिश बुक से आपको रीडिंग दिलाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, एक एक करके प्रैक्टिस, ताकि आप उसको बहुत अच्छा समझ पाए। तो इसमें आ सकता है कौन कौन, इसमें आने के लिए 8th क्लास के बच्चे आ सकते हैं, 9th क्लास के बच्चे आ सकते हैं और 10th क्लास के बच्चे भी आ सकते हैं। यह है इंग्लिश स्पेशल का टाइमिंग है 5 बजे, शाम 5 बजे से 6 बजे। ठीक, इसमें आ सकते हैं 8th क्लास के बच्चे, 9th के 10th के बच्चे इंग्लिश स्पेशल, जिसमें कि ग्रामर, ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको बुक रीडिंग भी पढ़ाया जाएगा। किसी वस्तु को देखने में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? सबसे प्रकाश। इसका रिप्लाई आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना रिप्लाई। प्रकाश या हवा या आँख या पानी, या प्रकाश प्लस हवा, आँख प्लस पानी, या प्रकाश प्लस आँख। तो आप इसका रिप्लाई ज़रूर कमेंट में दें। इसको जब पढ़ रहे हैं तो आप एकदम ये श्योर रखें कि एक कॉपी कलम अपने पास रखें, ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं। इसलिए कॉपी कलम अपना लेके बैठेंगे। यदि जिस किसी ने भी प्रकाश ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन दिया है, तो उनको लग रहा है सही है, मगर ये गलत है। हवा तो हो ही नहीं सकता, आँख ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ये भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ये तो नहीं होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है A+C, यानी कि कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आँख की भी आवश्यकता है। मान लिया जाए कि प्रकाश है, दिन पूरा है, जिसके पास भगवान ने आँख ही नहीं दिया हो तो वो कैसे देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। और जिसके पास आँख है और लाइट नहीं है, कोई वस्तु देख पाएगा? नहीं। इसीलिए कोई वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जो है कोई चिकनी सतह से टकराएगी, कोई वस्तु से टकराएगी, उसके पास टकरा के मेरी आँख, अपनी जो आँख है उस पर पड़ेगी, तभी हम वस्तु को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या है। ठीक, इसीलिए इनका ये, हाँ ये क्या आँख है, ये क्या ज्ञान इंद्रियाँ लिखा हुआ, ज्ञान इंद्रियाँ किसको कहते हैं? ज्ञान इंद्रियाँ क्या काम आता है? ज्ञान इंद्रियाँ जो है वातावरण के नॉलेज को, जितने भी है वातावरण उसके नॉलेज को मेरे तक पहुंचाने में ये मदद करते हैं। जैसे कोई चीज़, सेब है, मान लिया जाए एप्पल है, एप्पल को हम खाते हैं तभी तो पता चलता है, जीभ क्या टेस्ट बताता है कि ये खट्टा है, मीठा है, सड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसे स्मेल से बताता है बहुत बदबू दे रहा है, बहुत अच्छा स्वीट है, ये सब। इसीलिए ज्ञानेंद्रियाँ कितने हैं मेरे पास? 5, यानी मानव को 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं ENTS। ई से ई फॉर आई, एक E फॉर ईयर, N फॉर नोज, T फॉर टंग, S फॉर स्किन, यानी आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये सभी क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हाँ, ये सभी तो इससे परिचित ही होंगे। सबसे फेवरेट बच्चे में यदि बचपन में देख लेते तो बहुत खुश होता, सब हल्ला करते थे, इंद्रधनुष दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है, इंद्रधनुष दिख रहा है। ठीक, कि बताएंगे कैसे, बताएंगे इसी चैप्टर में बताएंगे इंद्रधनुष बनता कैसे है। उस टाइम तो जान गए हाँ भगवान का दुआ, भगवान इसको बनाते हैं, ये नेचर का है। इसको बताएंगे कि बनता क्यों है, बनता तो नेचर के थ्रू है, मगर क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये सभी बताऊंगा मैं। हाँ, प्रकाश किसे कहते हैं? जब प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है। इस किसे बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है? इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए आपको धूप में बैठा दिया जाए कि आप धूप में बैठिए, ठीक, क्या आपको कभी फील होगा कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, क्या लग रहा है? नॉर्मल है, आपको गर्म लगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश में ऊष्मा है जो कि वेव के फॉर्म में आती है और अपने शरीर पे पड़ने के बाद हमको गर्म लगता है। ठीक, ऊष्मा एक प्रकार, इसलिए बोले ऊष्मा यदि नहीं रहता तो कहीं रहते हमको गर्म नहीं लगता, यानी गर्म लग रहा है, उसमें एनर्जी मिल रहा है तो डेफिनेटली है उसमें। इसलिए बोलते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, उसी को प्रकाश बोलते हैं। कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? तो इसका एग्जाम्पल है एकदम सिंपल। रूम अपना बंद करिए, जी दिखाता हूँ मैं। इसको देखिए,
हाँ, क्या कुछ दिखा इसमें? इसको तुम गौर से देखिए, अच्छे से देखिए, क्या है ये, क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि जो भी लाइट है तो हमें बहुत सारा दिखा है रूम में क्या क्या है। जैसे बेड पे सोया हुआ है, ब्लैंकेट्स ओढ़े हुए रूम है, वाइट पेंट किया हुआ है। जैसे ही स्विच बंद होती है, जैसे ही लाइट मतलब ऑफ होती है तो क्या होता है, पूरा दुनिया संसार अंधेरा हो जाता है। इसीलिए बोले कोई वस्तु को देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है एंड प्रकाश, ये दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक, अब मैं चैप्टर पे आता हूँ। आपने वो एग्जाम्पल देखा होगा कि लाइट सोए हुआ, लाइट ऑफ ऑन हो रहा है तो क्या दिखा है इसमें, यानी प्रकाश के द्वारा, प्रकाश की सहायता से हम अपने मतलब आँख और प्रकाश की मदद से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कोई वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश या टॉर्च जलाते हैं तो वह प्रकाश पहले वस्तु से टकराती है, उसके बाद वह हमारी आँखों पे पड़ती है। उसके बाद हम पता कर लेते हैं कि कोई वस्तु क्या है, कैसा है, वो क्या चीज़ है। वही है, यहाँ एक एग्जाम्पल बताया गया, एक टॉर्च से जला रहे हैं, सिलेंडर रखा हुआ है, यहाँ एक सिलेंडर रखा हुआ, हम यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं। टॉर्च जलाने के बाद जो लाइट है वो टकरा के हमारी आँखों पे पड़ती है, जिसके कारण हमें पता चलता है यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक, वह यहाँ पे भी है कि प्रकाश आने के बाद वह समतल तला, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है, इस पे टकरा के वापस चल जाती है। ठीक, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की नेचर क्या है, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश अयांत्रिक नॉन मैकेनिकल विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, प्रकाश का प्रास यानी रेंज, प्रकाश का रेंज कितना से कितना होता है, 4 इंटू 10⁻⁻7 से 8 गुने 10⁻⁻7 तक। नैनोमीटर में बोल सकते हैं कि 390 नैनोमीटर से 7800 नैनोमीटर तक, ये एनएम मीन्स नैनोमीटर। 390 से 7800 नैनोमीटर तक होता है प्रकाश का प्रास। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग निर्वात या हवा में कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर सेकेंड। इसको और भी तरीके से बोल सकते हैं कि 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है इसमें, मीटर, यहाँ पे क्या है मीटर, यहाँ पे किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। आज मंथली एग्जाम में आया था, एग्जाम जो दिया होगा तो उसमें थी, हाफ ईयरली एग्जाम जो था उसमें ऑप्शन था कि प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है। पहला ऑप्शन था हवा, दूसरा ऑप्शन पानी, तीसरा ऑप्शन कांच, चौथा निर्वात। अब बताइए कौन सा होगा। लड़का सा हवा तो होता ही है, एकदम हवा पढ़ा, हवा ना निर्वात एक ही होता है, हवा में टिक मार दिए, मगर गलत हो गया वो। क्योंकि जब ऑप्शन हवा और निर्वात दिया रहे दोनों, तो आपको टिक करना है निर्वात को, ना कि हवा को। ऐसे जनरली कंडीशन में एक ही मानते हैं, निर्वात, वैक्यूम और एयर एक ही है। अदर यदि दोनों ऑप्शन रहे, निर्वात भी रहे, हवा भी रहे, तो क्या टिक करना है हमें, निर्वात को टिक करना है, वैक्यूम को टिक करना है। ठीक, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब रूम पूरा लगा हुआ, सूर्य सुबह की लालिमा निकलती है, तो कोई खिड़की की थोड़ा सा बारीक छेद से जब प्रकाश आती है तो उसमें देखते हैं एकदम पूरा प्रकाश सीधे आ रहा है, उसमें धूलकण चल रहा है, इस टाइप से फील करते हैं। वही बताता है कि प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चल रही है। प्रकाश का स्वभाव क्या है, प्रकाश का स्वभाव 2 प्रकार का है। प्रकाश कणिका के रूप में, जिसको न्यूटन साहब ने प्रूव किया था कि प्रकाश जो है ना कणों से मिलकर बना है। एक हाइगेंस साहब हैं जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं हाइगेंस, उनके अनुसार प्रकाश का प्रभाव तरंग के रूप में है। तो बोले नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में भी है। तो इसीलिए बाद में पता चला, प्रूव हुआ कि प्रकाश का स्वभाव 2 प्रकार का है। एक न्यूटन के अनुसार प्रकाश कणिका के रूप में, और दूसरा हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में है। ठीक, यहाँ तो वह इंट्रो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए। अब यहाँ सब्जेक्टिव पर्पस के लिए क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे मेन चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा को देख लेते हैं। किरण किसको कहते हैं। अच्छा, किरण और रेखा में क्या अंतर है, आप बताइए, बताओ सब कमेंट में बताओ कि किरण और रेखा में क्या अंतर है। रेखा जो होती है ये क्या है और ये क्या है, ये बताना है। पेंसिल लेता हूँ, कलर रेड, ब्लू ले लेता हूँ। ठीक,
ये और ये दोनों में क्या अंतर है? किरण कौन है? ये किरण है या ये रेखा कौन है? रेखा का विशेषता है कि रेखा दोनों डायरेक्शनल, टू डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि ना ही इसमें कोई दिशा फिक्स नहीं होती, ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेखा। नॉर्मल पढ़ते रेखा, सीधी लाइन को रेखा कहते हैं, जो कि आगे भी बढ़ सकती है पीछे भी बढ़ सकती है। बट किरण में एक कंडीशन में है कि किरण में डायरेक्शन लगा होता है, जो कैप बोलते हैं, एरोज बोलते हैं, एरो लगा रहता है, जिससे पता चलता है कि ये जो रेखा है एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इसीलिए ये किरण का क्या पहचान है? ये किरण का पहचान है। रेखा का क्या है? केवल सीधी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब प्रकाश पुंज किसी निश्चित दिशा में, क्योंकि देखो यहाँ फिर निश्चित दिशा क्यों? क्योंकि प्रकाश का पुंज है, यानी किरण से ही बने, किरण के समूह को ही प्रकाश का पुंज कहते हैं। देखते किसी निश्चित दिशा में किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक किरण भेज रहे हैं, मान लेते हैं कि टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारा पूरा उसमें लाइट निकलती है, तो उसमें एक बारीक से निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं किरण। और बहुत सारा किरण है, यानी कि टॉर्च के लाइट जला देते हैं, उसमें कितना प्रकाश निकलता है? बहुत सारा, तो उसी को बोलते हैं प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर है समांतर पुंज, वही सभी किरण एक साथ यदि पैरेलल में चलेगी, प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिसारीय संस्कृत कभी कभी एग्जाम्पल में, इसीलिए इंग्लिश का याद करना, वर्ड मीनिंग टर्म जो होता है, साइंस का जो टर्म होते हैं, इंग्लिश के मीनिंग जो वर्ड है उसको याद करना बहुत जरूरी है। अभिसारी या संस्कृत भी बोलते हैं किरण पुंज, यानी कन्वर्जेंट बीम। यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तब उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी, यानी कन्वर्जेंट। जब प्रकाश इसे इस टाइप से मिले, प्रकाश जाए एक बिंदु पर मिल जाए, ठीक, जब प्रकाश की किरण छोड़े तो एक बिंदु पर मिल जाए, उसको बोलेंगे अभिसारी। अपसारी या अपसरित किरण पुंज, डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्ज हो जाना। डाइवर्ट मतलब कि दिमाग से थी, पढ़ाई से दिमाग डाइवर्ट हो गया, मतलब डाइवर्ट यानी इधर उधर फैल गया। पढ़ाई मतलब, पढ़ाई का मतलब होता है एक साथ एक दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ना। यहाँ क्या डाइवर्जेंट, यानी डाइवर्ज यानी फैल जाना, वही बोलते हैं अपसारी, इसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी, यानी डाइवर्जेंट बीम। यदि प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर फैल जाती है तब उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको इसको एक्सपेरिमेंट के साथ लेंस का मेरे पास है, सभी चीज़ एक्सपेरिमेंट का थोड़ा टाइम लगेगा, उसको डालेंगे कि अपसारी कैसे होता है। अब ऐसे दिखा देता हूँ। पिक्चर नहीं, क्या बोले थे? किरण। किरण को नीचे जो बता रहे थे, क्या बताए थे कि एक सीधी रेखा होती है, ठीक, सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। उस पर यदि तीर लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? किरण। समानांतर किरण आ रहा है, समांतर किरण, समांतर किरण, समांतर किरण, किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज। ठीक, अभिसारी, यानी कि जो प्रकाश आ रही है एक बिंदु पर मिल रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। कन्वर्जेंट, अभिसारी, वही जब यहाँ से प्रकाश जा रही है, फैल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। यानी अभिसारी यानी कि एक बिंदु पर मिलना, अपसारी यानी फैल जाना। ओके, हाँ, एक है पारदर्शी माध्यम, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट किसे बोलते हैं? जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी। और पारदर्शी किसे बोले हैं? इसे एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है हवा, पानी, कांच, etc, और भी हो सकते हैं। अपारदर्शी माध्यम, ओपेक, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलते हैं, जिससे होकर प्रकाश आर पार नहीं निकलता, उसे जैसे लकड़ी, पत्थर, पुस्तक, etc। अपारदर्शी माध्यम। पारभाषक या अल्प पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे होकर प्रकाश कुछ भाग ही निकल सकता है, जिससे होकर प्रकाश। पारभाषक या अल्प पारदर्शी, सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिससे होकर प्रकाश कुछ भाग ही निकल सकता है या कुछ ही भाग निकल पाता है, उसे बोलते हैं अल्प पारदर्शी।
तेल लगा हुआ कागज़, यानी एक कागज़ लेते हैं उसमें तेल लगा देते हैं। एकदम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं घर पे कि एक कागज़ लेते हैं उस पर हल्का हल्का तेल लगाते हैं। बचपन में होता था कि इससे तेल गया, कॉपी ले गए, नहीं लगा तेल, मम्मी लगा देती थी, पूरा माथा उधर चपोर चपोर के, हाँ अब बेटा जा रहा है स्कूल। वहाँ जब आया स्कूल में देखे तेल बहुत लग रहा है, गर्मी आया, पसीना छूने लगा, उसमें कॉपी उपी पोंछ लिए, तो पेज जो आता था वो पेज क्या हल्का हल्का दिखने लगता, ट्रांसपेरेंट हो जाता था। ठीक, ये लाइव एग्जाम्पल है, तुम सब भी देखा होगा बचपन में। ठीक, अब आता है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये एकदम याद करना, ये सब चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश चिकनी और चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में, याद रखना है, जब प्रकाश चिकनी सतह चमकीली सतह से टकराकर प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह या चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। समझाते हैं। प्रकाश का परावर्तन में होता क्या है कि जिससे प्रकाश जा रही किरण उसे टकरा कर उसी माध्यम में लौट गई। अब बर्तन में क्या होता है, प्रकाश जाती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अंतर दोनों में डिफरेंस है, आगे पढ़ाएंगे, डिफरेंस भी बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन में क्या है, जब प्रकाश आती है उसी माध्यम में लौट जाती टकरा के, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल, प्रकाश जब आती है और चिकनी सतह या दर्पण से टकरा के लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो जो किरण आ रही है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ, ठीक, ये जो किरण आ रही है इसको क्या बोलेंगे, आने वाली किरण को आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण एओ है, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसमें अच्छे ये बताइए, नॉर्मल कमेंट में बताना, नॉर्मल यानी अभिलंब क्यों खींचते हैं, बीच में डॉट डॉट लाइन करके थ्रू अभिलंब हम क्यों खींचते हैं, कोई बताइए कमेंट में, पता हो तो। अभिलंब खींचते हैं ताकि हम कोण को माप सके, कोण को मापने में हेल्प करने के लिए, यानी कोण को मापने के लिए हम नॉर्मल यानी कि अभिलंब को खींचते हैं। अभिलंब नहीं खींचेंगे तो कैसे पता चलेगा दोनों के बीच में एंगल क्या है। ठीक, क्या है, अभिलंब किसको क्यों खींचते हैं, ताकि दोनों कोण को मापा जा सके। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और आपतित किरण यानी AO, अभिलंब ON, दोनों के बीच के एंगल को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, और नॉर्मल यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण, जिसको R बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको यहाँ एक और फिगर से बताते हैं। ठीक, क्या है यहाँ पे, आने वाली किरण, जो किरण आ रही है आपतित किरण, जो किरण लौट के टकरा के जा रही है परावर्तित किरण, दोनों के बीच में कोण को मापने के लिए जो परपेंडिकुलर यानी अभिलंबत लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब, एंड 90 डिग्री जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं अभिलंब। इंसिडेंट आपतित किरण, इंसिडेंट रे, किसी प्रकाश बिंदु से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को, यानी सपोजिट यहाँ है अभिलंब की आने वाली किरण जो है इसको बोलेंगे आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक, तो क्या है, आने वाली किरण जो है उसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण किसी प्रकाश स्रोत से आने वाले, यानी सिंपल याद करें, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। ये दर्पण है, ये अभिलंब खींच गए, ये आने वाली किरण है, ये क्या है, आने वाली किरण। ठीक, क्या है, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण दे, आपतन कोण अब क्या होगा, आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण AO और अभिलंब NO, ये फिगर के अकॉर्डिंग है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे फिगर यहाँ बना हुआ है, ये है समतल दर्पण है, ये क्या है, अभिलंब है, ये क्या है, आने वाली किरण A एंड O, क्या है, A
एंड ओ आपतित किरण, ओ और एन अभिलंब दोनों के बीच के कोण को आई यानी आपतन कोण, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतन कोण को आई शॉर्ट में लिखते हैं, इसका एंगल है एंगल ए ओ एन फिगर के अकॉर्डिंग। ठीक, अब है परावर्तित किरण। अब समझते हैं परावर्तित किरण क्या है। परावर्तित किरण यानी टकराकर लौटने, यानी समतल दर्पण यहाँ खींच दिए, ठीक, अभिलंब समतल दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को, यहाँ से प्रकाश आई और लौट गई, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसमें चित्र में यहाँ ओ है, यहाँ एन है, यहाँ बी, ओ बी क्या है, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण। अब परावर्तित जस्ट सिस्टमेटिक याद करने से आपतन किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण। ठीक, अब परावर्तन कोण क्या है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को, यानी अभिलंब और लौटने वाली किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण करना। एकदम याद करना, एकदम समझना है, ज़्यादा रटना नहीं है, समझना है कि आने वाली किरण आपतन कोण, आने वाली किरण आपतित किरण, लौटने वाली किरण परावर्तित किरण, लौटने वाली आने वाली किरण और बीच में अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और लौटने वाली किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ठीक, क्लियर है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं, फिगर एक बना हुआ है, आपके लिए समझने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ पीपीटी बनाने के लिए, एक एक स्टेप पे फिगर दिया हूँ ताकि अच्छे से अच्छे समझ आए। क्या है, ओ एन एंड ओ क्या है, अभिलंब, ये समझ गए। लौटने वाली किरण को भी समझ गए, ओ और बी लौटने वाली किरण, दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है उसको बोलते हैं आर एन ए, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को शॉर्ट में बोलते हैं आर एन ए। आर क्यों लिखते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण, आर रिफ्लेक्शन, एंगल, एंगल इसको कोण भी हिंदी में बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में एंगल, एन ओ बी। यदि कोई दिक्कत होगी इंग्लिश से वर्ड यूज कर रहे हैं तो बताना है कि भाई कम यूज करना है, या इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़ा देंगे फिर। तुम सब सोच रहे हो कहाँ क्या क्या पढ़ा रहे हैं। अभी परावर्तन जो कि सबसे सिंपल है, तुरंत कोई भी टीचर बड़ा परावर्तन के नियम पढ़ा देता है, कहाँ क्या क्या पढ़ा रहे हैं, वो सब क्यों पढ़ा रहे हैं, वो ताकि सिस्टमेटिक हर एक चीज़ आपको पता हो जाए, वो सभी पता हो जाएंगे तो उसका परावर्तन का नियम आगे समझने में आसानी होगी। इसलिए मैंने क्या सिस्टमेटिक जो जो चीज़ यूज हो रहा है, पहले क्या है, रेखा, रेखा व किरण, समांतर किरण पूर्ण, ठीक, अभिसारी, अपसारी, फिर क्या है परावर्तन कैसे होता है, अपरावर्तन के नियम। ठीक, परावर्तन के नियम कितने हैं, दो। पहला क्या है, तो वो उसी तरीके से आने वाली किरण, लौटने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक सतह में होंगे। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं। गुड, वही चीज़ लिखा हुआ, उसको बोलते हैं पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपतन कोण है और परावर्तन कोण बराबर। इसको पिक्चर के द्वारा भी समझेंगे अभी। हाँ, नोट में एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट नोट है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम ऐसा नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन नियम केवल समतल सतह में काम करे, गोलीय सतह जो होता है उसमें भी परावर्तन का नियम फॉलो किया जाता है, फॉलो होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल सतह के साथ साथ गोलीय सतह के लिए भी लागू होता है, नहीं सत्य है। ठीक, आगे समझने के लिए एक फिगर दिया गया, बहुत अच्छा से फिगर बनाया गया है। ये सब फिगर को सेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तुम सब के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें कि तुम सब इसके लिए कर सकते हो कि एक लाइक कर सकते हो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हो कि दीपक सर हैं जो कि अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिए क्रैश कोर्स। बहुत पहले स्कूल में बोल रहे थे तुम सब कि सर क्रैश कोर्स कराइए, क्रैश कोर्स कराइए, अब क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। इसीलिए सभी बच्चों को बोल देना है, अपने दोस्त मित्र है उसको भी बोल देना है कि क्रैश कोर्स दीपक सर स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि अब पढ़ना एकदम कंटिन्यू कर देना है, एकदम धड़ल्ले से पढ़ना है। एकदम 90% लिखे उसमें श्योर है 90% आ जाएगा, उससे प्लस आएगा, टॉपर बन सकते हो। इसलिए खुद जैसे बोला जा रहा है एकदम स्लोली रूप से पढ़ते रहिए, जैसे बोला जाए पढ़ते, जो मटेरियल अवेलेबल करा हुआ उसको पढ़ना है एकदम शिद्दत से। हमको बस कुछ नहीं करना, अब जो है इधर उधर ध्यान देने वाला, हरा पीला लाल वो सबको छोड़ देना है। अब ध्यान देना है केवल पढ़ाई पे, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, इसलिए 2-3 महीना बचा हुआ, इसलिए एग्ज़ाम में फोकस करके पढ़ना है। ठीक, अब पढ़ाते हैं रिफ्लेक्शन और प्रकाश का परावर्तन। ऐसा नहीं है मतलब ज़्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज किया हुआ जिससे कोई दिक्कत, ऐसा हिंदी तो हम बता रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन फिर से रिपीट करता हूँ मैं, जितना जितना आगे पढ़ाया है उसको फिर से रिपीट करके ख़त्म हो जाएगा ये।
आने वाले किरण को इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। 90 डिग्री के बीच में जो रेखा खींचते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। ठीक, इतना इसमें कोई दिक्कत, उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ये आई, ये क्या है आई, इसको क्या बोलेंगे आपतन कोण। एकदम ध्यान से, आपतित किरण और विलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। ठीक, अब अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, क्या है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। फर्स्ट नेम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक सतह में, देखिए एक सतह में है ना, सरफेस है, एक सतह में है। ठीक, और दूसरा क्या है, ये जो थीटा है ये थीटा है, थीटा आई बराबर थीटा आर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये जितना एंगल ये बना रहा है इतना एंगल ये भी बना रहा है। ठीक, समझ में आ गया। और रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, ये जो रिफ्लेक्शन का लॉ जो लागू होता है वो समतल सतह के लिए है, ना कि खुरदुरा सतह के लिए। यानी समतल सतह देखिए आ रही किरण समदम पैरेलल में आ रही, सीधी रेखा में सब आ रही है, परस्पर एक दूसरे से समानांतर आ रही, समांतर लौट रही है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये परावर्तन का नियम को लागू कर रहा है। यानी यहाँ इसके बीच में 5 सेंटीमीटर की दूरी तरह से, इसमें 1 सेंटीमीटर यहाँ है, दूसरा ये है, दोनों में 5 सेंटीमीटर दूरी है। जब प्रकाश किरण लौट भी रही है तो 5 सेंटीमीटर की दूरी में, इसका ये मतलब होता है दोनों के बीच में यदि गैपिंग बराबर हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल, यानी समानांतर में आ रही है। हाँ, वही नीचे है इरेगुलर। इरेगुलर में होता है खुरदुरा यानी समतल नहीं होना, इरेगुलर सतह है। इसमें प्रकाश देखिए आ रही है एकदम पैरेलल ही, वही सेम प्रकाश को नीचे भी भेज रहे हैं, समांतर भेज रहे हैं, मगर जब प्रकाश टकरा के जब लौट रही है देखिए इससे प्रकाश एक दूसरे को काट रही है। यानी कि क्या है, प्रकाश का परावर्तन जो है एक तरह से यूनिफॉर्म मेथड से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है। यानी प्रकाश तो आ रहा है एक तरह से, मगर परावर्तन हो रहा है जैसे तैसे दूसरे तीसरे एंगल से, इसमें हो तो रहा है मगर क्या है उसका एंगल चेंज हो गया। मगर क्या है यहाँ पे लिखा क्या था परावर्तन के नियम में कि एंगल आई बराबर आर बराबर होना चाहिए, कोण आई बराबर कोण आर बराबर होना चाहिए, मगर सर नहीं आ रहा है एकदम बढ़िया से, मगर जा रहा है जैसे तैसे खचरा की तरह। इसीलिए समतल सतह रहेगा तभी प्रकाश का नियम लागू होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम, अदरवाइज नहीं होगा, खचरा में नहीं होगा। ठीक, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाना थक जाता हूँ पूरा, एकदम मेहनत बहुत करना पड़ता है। लगता तो बहुत आसान है, बना लेंगे मगर बहुत मेहनत है। हाँ, अब है प्रकाशीय प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु जब देख रहे हैं फिगर बन रहा है, लौट रहा है, टकरा के आ रहा है, तो क्या उसमें किस टाइप का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी फिगर है किस टाइप का बन रहा है। जैसे देखिए मैं एक जगह दिखाता हूँ, मैं कहाँ खड़ी हूँ, देखिए एक फिगर बन रहा है, दिख रहा है टाइप, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ये क्या है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, समझ रहे हो ना। अभी यहाँ बैठा हूँ इसीलिए ताकि लेटरल इन्वर्जन को समझा सकूँ, बहुत अच्छे से समझाऊँगा मैं। ऐसे मिरर भी है, प्लेन मिरर भी खरीदा हूँ जो कि इसको प्रोजेक्ट की तरह यूज करता हूँ, प्रोजेक्टर की तरह, प्रोजेक्ट है एक तरह का। हाँ, प्रकाश का प्रतिबिंब, ऑप्टिकल इमेज। प्रकाश कितने प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं, 2 प्रकार। कमेंट में बताना प्रकाश कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनाने हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, जो अपना चेहरा देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं, क्या वास्तविक इमेज रहता है। वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। ठीक, प्रकाश जब टकराने के बाद अभिसरित या आगे एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी प्रकाश गया एक बिंदु पर मिल के वहाँ फोकस होकर जब प्रतिबिंब बनाता है, कोई चित्र बनाता है, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकाश जब टकराने के बाद अभिसरित, क्योंकि पहले बताए थे अभिसरित क्या होता है, अभिसरित यानी एक बिंदु पर मिलती है, ये लिखा हुआ अभिसरित होती है या आगे एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। बहुत लोग समझे पर्दे पे क्यों क्या है, ये कभी कभी मूवीज में देखा होगा कि डार्क साइड, मतलब पूरा उसमें आदमी नहीं दिखता है, वो डार्क टाइप का आदमी की परछाया दिखती रहती है, क्या क्या हो रहा है। अभी देखने को मिलेगा 26 जनवरी को मैं दिखाऊंगा, परेड जब होती है उस टाइम में इस टाइप से हाथ का प्रतिबिंब बना के दिखाया जाता है कि हाथी घोड़ा बन रहा है या आदमी कोई बन रहा है या कुछ चित्र बन रहा है, क्या कार्ड यहाँ पर हैं, आदमी का हाथ नहीं दिखता है मगर उसका प्रतिबिंब पीछे दिखता है, पर्दे पे दिखते रहता है। यानी पर्दा पे उतारने का काम केवल वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है केवल उसे पर्दा पे उतारा जा सकता है।
ठीक, याद रख लेना है कि जब प्रकाश टकराने के बाद अभिसरित या आगे एक बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दा पे उतारा जा सकता है। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट, आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। ये बनता नहीं, माइंड में फील होता है कि अच्छा ऐसा बन रहा होगा। जब प्रकाश जब एक बिंदु पर कटती नहीं है बल्कि किसी बिंदु से फैलती यानी अपसरित होती नजर आती है तो उसे अभिसारी प्रतिबिंब कहते हैं। भाई समझते बने क्या है। रियल प्रतिबिंब में क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब में प्रकाश आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, वहाँ जो फिगर बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और वही उसके से उल्टा, प्रकाश एक स्रोत से देते हैं, वो प्रकाश एक बिंदु पर न आके जगह फैल जाती है, तो फैलने के बाद तो कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, वो कल्पना किया जाता है कि अच्छा कोई ऐसा प्रतिबिंब बन रहा होगा, उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रकाश जब एक बिंदु पर कटती नहीं है बल्कि उस बिंदु से आगे फैल जाती है, या फैलना क्या बोलता है, अपसरित हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक, यही समझिए प्रतिबिंब। यहाँ पे मिरर एक फिगर, यहाँ भी फिगर एक सेट किया हूँ। ठीक, ये आँख है, ये प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश आ रही है इधर से, यानी सूर्य का प्रकाश पहले पेड़ पे पड़ा, पेड़ से टकरा के ये गया मिरर पे। ठीक, मिरर पे जा रहा है, यहाँ से टकराने के बाद आँख पे जा रहा है, तभी तो हम सबको दिख पाता है कि अच्छा कि क्या है, दिख गया कि हाँ हरा हरा पत्ता से भरा हुआ पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। ठीक, क्योंकि ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वही देखेंगे कि ना, यदि यहाँ पे जा रहा है उसके दर्पण के पीछे हम अनुमान करते हैं कि ना पीछे क्या बन रहा होगा, तो पीछे डॉट डॉट टाइप के जब लाइन खींच करके हम कोई प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये दर्पण है, नोट में लिखा हुआ, दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब एकदम याद करना है, एकदम घोर के पी जाना, ऐसे बोलते हैं ना, घोर के पी जाना, वो करना। दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के सामने तो क्या होगा, वास्तविक। दर्पण के पीछे बनेगा तो क्या होगा, आभासी। याद रहेगा, दर्पण के आगे, यानी दर्पण ये लगा हुआ है, यूज करता हूँ। ठीक, ये मिरर है। ठीक, ये दर्पण के इस साइड हो रहा, दर्पण के आगे हो रहा, आगे या सामने। ठीक, ये दर्पण के पीछे है, ये क्या है, आगे या सामने। तो आगे जो रह गया सामने प्रतिबिंब बनेगा उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। या दर्पण के पीछे जो इमेज बनते हुए मालूम पड़ेगी उसे बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा आभासी प्रतिबिंब, दर्पण के सामने बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। एकदम इतना याद रखना है। यह है ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनता है उसको वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे बनेगा कैसा बनेगा, आभासी।